आदाब नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, केटीवी उर्दू का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन इकराम, आज जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी मुखालफतों के सिलसिले पूरा दिन जारी रहे और इस तरह से गुपकार के अंदर चली मीटिंग के बाद जिन पार्टियों ने इसमें शिरकत की उनको आज न सिर्फ दहशतगर्द करार दिया गया, बल्कि यह कह सकते हैं कि जम्मू वालों ने आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू को अलग रियासत के लिए भी एहतिजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए और कई लोगों ने इल्जामात लगाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुपकार के हवाले से जमातें शामिल हुई मीटिंग में, वो सारी की सारी अलगाववाद को लेकर के हो रही हैं और ये यहां पर नुक्से अमन के मामलात को खड़ा करना चाहती हैं। बीजेपी भी बहुत ज्यादा शोर शराबे के बीच में नजर आई। बहुत सारी जमातें थी जो जम्मू के अंदर आज पुतले जलाती हुई नजर आई और उसके साथ साथ कई एक ऐसे मामलात थे सियासत के हवाले से जो आज जेर बहस रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको यह बात भी बताते हैं कि एक सबसे बड़ा इंसानी मामला, और वो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इसको बेरोजगार हैं और इस बेरोजगारी के चलते कई ऐसे हजारों लोग हैं जो नाम के कैजुअल लेबर तो लग गए, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से उनके हवाले से कोई भी बड़ा फैसला सामने नहीं आया। SRO 520 भी बना, वो भी गायब हुआ, सरकार भी गई। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं फैयाज शबनम की, तो उनकी तरफ से आज एक बयान आया जिसमें यह बताया गया कि वो कैजुअल लेबर्स के मामलात को लेकर के, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने कुछ बातें की हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। उस हवाले से क्या कुछ वो कहते हैं कि हम इनके मामलात के हवाले से आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस बड़ी खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर कल गुपकार में हुई मीटिंग को लेकर के न सिर्फ कई एक ऐसे मामलात देखने को मिले जिसमें कई एक जगह पर यह अब शुबा हो रहा है कि आखिर गुपकार के अंदर हुई मीटिंग को लेकर के जम्मू के अंदर सभी सियासतदान इतने क्यों बिखरा गए हैं। क्या मामला है आखिर, क्यों यह सब कुछ इतने जल्दी में हो रहा है कि हर कोई एक दूसरे पर इल्जामात की बारिशें लगा रहा है। जहां PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बात करते हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम CPIM की बात करते हैं और उसके साथ साथ यहां पर JKPM की बात करते हैं, दीगर जमातों की बात करते हैं, इनका अलायंस जब बन के आता है तो कल आपको याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला ने यह बात बताई थी कि अब जो ये सारी जमातें मिल गई हैं, इस प्लेटफॉर्म का नाम पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन रखा गया था और इसका मुद्दा और मकसद यही होगा कि 35A और 370 के हवाले से एक मुश्तरका जद्दोजहद शुरू की जाए। लेकिन साथ में यह भी बताया गया कि सारे मामलात जो हैं वो आईनी दायरा इख्तियार के अंदर रह करके मांगे जाएंगे और इस पे एक जद्दोजहद शुरू की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने भी आज एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आप सिर्फ अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान को लेकर के जो बयानात टीवी एंकर्स नेशनल चैनल्स पे झाड़ते हैं वो कतई तौर पे कबूल नहीं है और किसी भी बयान को आप तरोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। उन्होंने पूरा दिफा करते हुए अपने वालिद के बयानात के हवाले से दिया कि किसी भी तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने यह नहीं कहा कि चीन आएगा 35A को लाएगा या 370 को वापस दिलाएगा, बल्कि उन्होंने यह कहा कि 35A और 370 के खात्मे के बाद और रियासत के दो टुकड़े होने के बाद यहां जम्मू कश्मीर के अंदर चाइना ने पहली मर्तबा आंख उठा करके देखने की जुर्रत की है। बहरकैफ फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर लेकर के उनके सुपुत्र क्या कुछ कहते हैं यह एक अलग सा मुद्दा है, लेकिन बात होगी आज जम्मू के हवाले से कि जम्मू के अंदर जितनी भी जमातें हैं वो अलग अलग टोलियों में आज जम्मू शहर के अंदर नजर आए और पूरा दिन पुलिस अमले के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर को बहाल रखना काफी ज्यादा मुश्किल दिख रहा था, क्योंकि हर जमात आकर के सिर्फ पुतले जला रही थी, वो भी फारूक अब्दुल्ला के और महबूबा मुफ्ती के, और उसके साथ ही मांग कर रहे थे कि इन सभी लीडरान को दोबारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन सियासी जमातों के इस एक इत्तेहाद की वजह से जम्मू के अंदर बैठी हुई जमातों को जो इस वक्त एकदम एहतिजाज के लिए बाहर आ गई है, उन्हें नेशनलिज्म कहा जाए, इन्हें नेशनलिज्म कहा जाए, बहरकैफ यह फैसला तो हमारे नाजरीन ही कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि रविंदर रैना ने साफ कह दिया कि जितनी भी मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर चलती है और जो कुछ भी मिलिटेंटों की हमदर्दियां हैं वो सारी की सारी इन जमातों के साथ हैं, तभी जाकर के ये इस वक्त 35A और 370 के हवाले से इस तरह के टफेस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली थी, इस प्रोग्राम के करने तक तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, लेकिन
कल जो कुछ लगी लिपटी बातें सामने आई गुपकार के अंदर से, उससे यह अंदिया मिल गया कि आने वाले दिनों में यहां की जमातें पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ा इस तरह का प्रोग्राम या स्टेज बनाना चाहते हैं जिसमें शायद जम्मू भी शामिल हो जाए और लद्दाख भी शामिल हो जाए, क्योंकि जम्मू के अंदर ऑलरेडी टैक्सेस को लेकर के, दीगर मामलों को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों के अंदर रोष पाया जा रहा था और उसके चलते कई जमातें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि 35 और 370 की अगर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जम्मू को किसी भी तरीके से रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपने मौकफ पे अड़ी हुई है कि जो कुछ हो गया है वो अब पत्थर की लकीर है, उस पर कोई बात नहीं हो सकती और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविंदर रैना जो बहुत ज्यादा खबरों में रहते हैं, क्या कुछ इस हवाले से कहते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। एजेंडा ये देशद्रोहियों का एजेंडा है। अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, षड्यंत्र किया जा रहा है। अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की साजिश हो रही है। पीपल्स अलायंस के नाम पर जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। ये पीपल्स अलायंस में शामिल लोगों के इतिहास को जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 70 सालों में जानती है कि जब ये लोग सत्ता में थे तो धारा 370 की आड़ में इन्होंने किस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा और अपने आप को इन्होंने मजबूत किया। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया, जिसने जम्मू कश्मीर में लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की गई। इस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों, पहाड़ी समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, दलित समुदाय के लोग हों, जम्मू के लोग हो, कश्मीर के लोग हो या लद्दाख के लोग हो, इनके साथ अत्याचार और धोखा किया है। अब जब इस धारा को समाप्त कर दिया गया है और अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो के निशाने पर हैं, उस वक्त इस प्रकार के ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ये पीपल्स अलायंस नहीं है, ये सत्ता के लोभी इन नेताओं का अलायंस है जो अपने पापों, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस प्रकार का एक बड़ा षड्यंत्र जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। इनके किसी षड्यंत्र को हम यहां कामयाब नहीं होने देंगे, इनके हर साजिश को हम विफल करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता इन नेताओं के काले इतिहास को अच्छे तरीके से जानती है कि सत्ता में रहते हुए किस प्रकार इन्होंने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग किया और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हमेशा इन अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने धोखा किया, षड्यंत्र किया। जी हां नाज़रीन इकराम, ये तो थे रविंदर रैना जो हमेशा ही एक अलग अंदाज में अपने बयानात देते हैं और उन्होंने तो साफ कह दिया कि किसी भी तरीके से इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर की जो यहां की सियासी जमातें हैं वो जमा हो जाएं और मरकज के खिलाफ कोई अखाड़ा खड़ा कर दें। इस चीज को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कल भी कविंदर गुप्ता ने साफ कह दिया था कि फारूक अब्दुल्ला अगर अपनी हद से बाहर जाते हैं तो उनको अपने हदूद दिखा दिए जाएंगे, यानी कि एक किस्म की बड़ी धमकी उस वक्त कविंदर गुप्ता की तरफ से आई थी जब गुपकार के अंदर मीटिंग होने वाली थी और इस तरफ से कविंदर गुप्ता की तरफ से स्टेटमेंट आया। वहीं दूसरी तरफ से आपको यह बात भी बताते हैं कि जम्मू के अंदर कई मोर्चे बने हुए हैं, कई जमातें बनी हुई है, जहां बजरंग दल आरएसएस की बात करते हैं, दीगर जमातों की बात करते हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन कुछ दीगर सियासतदानों ने अब अलग से जम्मू बचाओ तंजीमें बनाई हैं, कुछ लोगों ने जम्मू मोर्चा बनाया है। वो भी मानते थे कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और कश्मीर का खमियाजा जम्मू के लोगों को उठाना पड़ता है। यानी कि वो साफ अपनी बाइट्स के अंदर कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर जो है ये बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो 4G आपने बंद किया, अगर कश्मीर के अंदर हालात खराब हैं तो जम्मू में 4G क्यों बंद है। और उनका यह मानना था कि जम्मू में जो भी तरक्की के दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं और वजह उन्होंने यह कहा कि यह सिर्फ कश्मीर की वजह से हो रहा है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो लीडरान हैं वो 35 से 370 के खात्मे के हवाले से मुत्तफिक नहीं
नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जम्मू इसकी सजा उठाए और जम्मू को मुकम्मल तरीके पर अलग से एक रियासत दी जाए। उन्होंने बहुत सारे इस तरह के इल्जाम लगाए। बैरिकैफ कुछ झलकें आपको दिखाते हैं वहां के एहतिजाजों की और लीडरान क्या कुछ कहते हैं आपको दिखाते हैं। आप चलना बंद करो, पार्टी जिंदाबाद, जम्मू की आवाज जिंदाबाद, कश्मीर की राजनीति में जम्मू को कुचलना बंद करो, जम्मू प्रांत का राज्य का दर्जा दो, जम्मू संभाग का राज्य का दर्जा दो। बीजेपी को भी चाहिए कि इसके ऊपर अपनी पीठ थपथपाना बंद कर दे और कश्मीर में जो अलायंस बना है वो भी इसके ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकना बंद कर दें, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट के भी हवाले हैं और इसके ऊपर सियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। विकास की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, मुलाजमत की बात कीजिए, बेहतर सुविधाएं लोगों को देने की बात कीजिए, जो कहीं नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और ख़ास तौर पर जम्मू सफ़र कर रहा है। जम्मू जो है वो राष्ट्रवादी लोग यहाँ तिरंगा उठाकर चलने वाले लोग हैं, यहाँ 10 ज़िले हैं और आपने उनको होस्टेज बनाकर रख दिया है कश्मीर समस्या का। कश्मीर की वजह से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। 4G आपने हमसे छीन लिया, आपने स्टेट हमसे छीन ली कश्मीर की वजह से, आपने हमें जमहूरी निज़ाम से वंचित कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक हमको आपने बी टीम बना के रख दिया है कश्मीर का जम्मू प्रांत को, जो यहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। जम्मू प्रांत को स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार आई है उन्होंने हमें महज एक अपेंडिक्स बना दिया कश्मीर का और हमें तमाम सुविधाओं से वंचित कर दिया। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमें हासिल आज की तारीख में नहीं है। 4G को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा, फंडामेंटल राइट कहा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है सिर्फ कश्मीर की वजह से। कश्मीर के गुनाहों की सजा कब तक आप जम्मू के लोगों को देते रहेंगे? कश्मीर और जम्मू दो अलग अलग यूनिट्स हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। टोपोग्राफी के लिहाज से, ज्योग्राफी के लिहाज से, कल्चर, लैंग्वेज, हर तरीके से। और जम्मू को जिस तरीके से आपने एक होस्टेज बनाया हुआ है वो हमें कबूल नहीं है। और जिस तरीके से एक सियासत की जा रही है कश्मीर और दिल्ली के बीच में, जो सियासी जो एक जंग चलती रहती है, उसका खमायजा जम्मू जो है पिछले 70 वर्षों से भुगत रहा है और अब इंतहा हो गई है। अब जम्मू प्रांत को राज्य का दर्जा दिया जाए और जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए। जम्मू के राष्ट्रवादी लोग हैं, तिरंगा उठाकर चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और उनके साथ इस किस्म का सलूक करना वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें दी, 2 मेंबर पार्लियामेंट दिए और अब हमें कश्मीर के लोगों के रहमो करम के ऊपर छोड़ना किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमें उनका ना तो फिलॉसफी जो है उससे सहमत है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जम्मू के लोगों को एक दमन की राजनीति के तहत दबाया हुआ है उसको हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। बैरिकैफ नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू के अंदर एक आंदोलन सा चल पड़ा है और गुपकार के अंदर हुई मीटिंग को लेकर के खलबली मची हुई है। दिल्ली से लेकर के श्रीनगर तक हर जगह पर गुपकार को लेकर के बात हो रही है और गुपकार में भला ऐसा क्या हुआ? फिलहाल तो सिर्फ ये पार्टियां मिली, इनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। सिर्फ ये बताया गया कि आने वाले दिनों में इस पर कोई बड़ी राय सामने आएगी, किस तरीके से हिकमत अमली होगी वो बता दिया जाएगा। बैरिकैफ सियासी ऊंट है, कब किस करवट बैठे किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में हम बाज़ाब्ता तौर पर किसी सियासी लीडर को यहां पर दावत दें जो बताएं कि आखिर जो जम्मू के अंदर धड़ेबंदी हो रही है, अलग अलग कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे, कुछ लोग मरकज के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे और जम्मू के लिए अलग से एक रियासत मांग रहे थे। यह सारा कुछ जो खेल है, आखिर इसके पीछे पर्दे के पीछे क्या कुछ होने वाला है, इस हवाले से किसी ऐसे लीडर को जरूर बुलाने की कोशिश करेंगे जो गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर शामिल रहे होंगे, ताकि हम भी जान सके कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, क्यों जम्मू वाले इतने नाराज हो गए और आखिर गुपकार के अंदर भला ऐसी कौन सी बात होने वाली है कि इसको लेकर के लद्दाख और जम्मू के अंदर अलग अलग नजरियात देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर, शाहिद बुखारी के साथ, हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। नाज़रीन, एक शेर आपके लिए, शायद आप इस स्टोरी के हवाले से इसको पूरी तरह से समझ सकें। शेर है कि किसी ने हमसे जब पूछा वतन का हाल कैसा है,
कमीजों को उतारा और दिखा दी पसलियां हमने। जी हां नाज़रीन इकराम, जब पेट के अंदर वक्त पे रोटी ना पहुंचे, जब मरीज के लिए दवाई ना मिले और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास असबाब ना हो, जब बूढ़े वालिदैन का इलाज आप ना करवा सकें, जब इन सर्दियों से लेकर के दहलती गर्मियों तक आपके पास पहनने को पूरे कपड़े ना हों, और जब आप अपने घर के अंदर बैठ करके भी अपने आप को गैर महफूज समझें और इसके बाद आप पर ताने भी कसे जाएं कि आप काम करने तो जाते हैं, भला मुशायरा आपका कहां है। जी हां, बात कर रहे हैं हम एक ऐसे इंसानी मुद्दे के हवाले से जो मुद्दा है उन लोगों का जिनकी तादाद तकरीबन 70,000 के लगभग है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक तकरीबन ये 1 लाख से जायद है। जी हां, बात हो रही है केजरीवाल लेबर्स की। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, आज एक बड़ा बयान आया फयाज शबनम की तरफ से, जो इजैक के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने कहा कि वो केजरीवाल लेबर्स के मामलात को लेकर के किसी भी हद को जा सकते हैं और उनका पूरी तरीके से बैक करेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया केजरीवाल लेबर्स के हवाले से कि यह जरूरी नहीं है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, यह जरूरी नहीं है कि उन्हें किसी भी तरीके से सरकार के अंदर ही रखा जाए, यह भी हो सकता है कि उन्हें निकाल भी दिया जाए। और इस हवाले से कुछ इस तरह की बातें भी कही गई जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद थे। हम वो पंखड़ियां आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन फैयाज शबनम के बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर केजरीवाल लेबर्स को लेकर के सरकार की सरद मोहरी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मानना था कि ये फ्रंट लाइन पर काम करने वाले वो लोग हैं जो गुज़श्ता 25-25, 30-30 बरस से केजरीवाल लेबर्स के लेबर्स ही रहे और उन्हें कभी भी वक्त पे न तो मुशायरा मिला और न ही उन्हें काम की उजरतें बराबर मिली, न ही उन्हें परमानेंट किया गया, न ही उन्हें सरकारी मुलाजिम गर्दाना गया। इस हवाले से फयाज शबनम का यह भी मानना था कि सरकार को इंसानी हमदर्दी के तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो 25 बरस तक अपने परमानेंट होने का इंतजार करते रहे, उम्रों की हदों को भी पार कर चुके हैं, सरकार से उन्होंने गुजारिश की कि इस मामले को लेकर के फौरी तौर पर मुदाखलत की जाए और इस बारे में जल्द अज जल्द इक़दाम उठाए जाएं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि शहर श्रीनगर से लेकर के जम्मू तक हर जगह पर केजरीवाल लेबर्स आए रोज हड़ताल करते हुए नजर आते हैं। अब केजरीवाल लेबर्स का ही मामला नहीं रहा है, आप चाहे आरटीज की बात करिए, आप चाहे रहबर ज़राअत की बात करिए, आप किसी भी महकमे के अंदर किसी भी चीज को जाम तांग करके देखिए। हालांकि एक प्रोटेस्ट कल इसरा का भी यहां पर हुआ जिसमें स्टेट आर्ट्स एम्पोरियम जो हमारे यहां पर है, एम्पोरियम के मुलाजमीन भी यहां पर एहतिजाज कर रहे थे, बता रहे थे कि एमडी ने अपनी तनख्वाह तो निकाल ली और अपने साथ अपने चुनिंदा 20 लोगों की तनख्वाह भी निकाल ली, लेकिन दीगर 200 कुछ लोगों को बिल्कुल तनख्वाह के बगैर रखा और तनख्वाह निकाल करके जब गाड़ी में सवार हुए, जो ड्राइवर पिछले 10 साल से उनकी गाड़ी चला रहा है, आज वो उसे भी मुलाजिम आने से इनकार करते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि आंगनवाड़ी वर्करान जो हैं उनके भी एहतिजाज होते हैं, आशा वर्कर्स भी एहतिजाज करती हुई नजर आती हैं, केजरीवाल लेबर्स जो मुख्तलिफ महकमों के हैं उनके एहतिजाज होते रहते हैं। गुज़श्ता कल की अगर बात करें तो फैयाज शबनम और केजरीवाल लेबर्स एसोसिएशन की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी श्रीनगर के अंदर, उसमें यह बात बताई गई थी कि जो कैंपा के अंदर काम करते थे मुलाजिम, उनको बाज़ाब्ता तौर पर लिस्ट में वापस लाया गया है क्योंकि ये लोग बाज़ाब्ता काम कर रहे थे। इन्हीं की वजह से ये नर्सरियां जो हैं हरी भरी हुई और जंगलात को जो एक नाकाबिल तलाफी नुकसान 1990 से हुआ था, इन्हीं केजरीवाल लेबर्स के खून और मेहनत की वजह से ये जंगलात दोबारा बहाल हो रहे हैं। इस हवाले से भी आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि किस बात पे आज बयान दिया फैयाज शबनम ने। ये आपको कुछ पंखड़ियां हम दिखाते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से नामा निगारों के साथ बात करते हुए कि क्या केजरीवाल लेबर्स का मामला जो है इस पर सरकार कोई कदम उठा रही है, क्या कुछ उन्होंने कहा था कि बयान देने की इनको जरूरत पड़ी। रेगुलराइजेशन वो चीफ सेक्रेटरी साहब बताएंगे। मैं 1,60,000 से ज्यादा ऐसी संख्या मुझे बताई जा रही है जो इस तरह के लोग हैं, उनका भी मैं पूरी तरह से जानता नहीं हूं, मैं देख के बताऊंगा, लेकिन यहाँ 1,60,000 से ज्यादा लोग हैं जो 2,000-3,000 सैलरी पर काम कर रहे हैं। तो क्या करना है, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं भी समझता हूं कि कैसे रखे गए लोग, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी थी या नहीं थी, हमारी कृपा पर है या किसी की कृपा पर आए हैं, उसमें कई एंगल हैं जिनको देखना है। लेकिन जो बात प्रधानमंत्री उसमें 11,000 के आसपास एडवर्टाइज हो गई हैं, 13-14 हजार और गई
जल्द एडवर्टाइज रहेंगे तो वो 50,000 हम सिन्हा साहब यहाँ से जरा वो राइट CIC वाला चीफ सेक्रेटरी साहब एक मिनट बता रहे हैं। देखिए रेगुलराइजेशन बड़ा मसला एंड रेगुलराइजेशन हैज बीन अ वे ऑफ मिसयूजिंग एंट्री इनटू गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। पहले डेली वेज पे लगो, कहीं बैकडोर पे लगो या कॉन्ट्रैक्ट पे लगो, जो जिसको जान पहचान है उसको नौकरी मिलती है रेगुलराइजेशन के नाम पे, और जो जेन्युइनली इम्तिहान देके घुसना चाहता है उनके दरवाजे बंद रहते हैं। तो रेगुलराइजेशन किसी का हक नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक सेट द रूल। अखबार पढ़िए, 2 साल पहले हरियाणा में 50,000 रेगुलराइज्ड लोगों का भंग कर दिया हाईकोर्ट ने। सो वी आर ट्राइंग टू डू इट इन अ सिस्टमैटिक वे। किसी को निकाल नहीं रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर रेवरे खेल है, रेवरे जंगलात है, रेवरे जारत है, हर जगह देखिए नेहरू युवक केंद्र के वॉलंटियर नॉट जॉब्स हैव बीन मेड एज रेगुलर एम्प्लॉइज इन कॉन्ट्रैक्ट। कहां हुआ? इट इज अ यूथ अफेयर्स का सेकेंडरी ऑनरेरी एक्टिविटी की दैट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू जॉब्स। और अगर मैं बताऊं उन स्कीम्स की वजह से 2032 और 2000 JNK में वैकेंसीज नहीं होंगी। अब अगले 25 साल में आने वाले पोस्ट को आज भर रही है। कोई तरीका नहीं होता है। हम किसी को सड़क पे नहीं कर रहे हैं कि धीरे धीरे इनको सिस्टम में कैसे एडजस्ट करें। जो रेसिडेंट्स रूल में एक कदम जो किया है, स्कूल टीचर्स रेवरे तालीम को जो रेगुलर किया है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। देश में एक बार स्ट्रगलिंग, हैव फेथ, वी आर समहाउ ट्राइंग टू डू इट। फाइनेंशियल सिचुएशन को भी देख रहे हैं और धीरे धीरे जैसे एलजी साहब ने कहा जो एक सिस्टम से उसको धीरे धीरे अंदर लाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि जो ये बयान आया, इस बयान में कई एक चीजें जो हैं वो यकीनी तौर पे किसी जगह पे कंफ्यूज भी करती हैं, क्योंकि इसमें यह बात भी कही गई थी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ असर और रसूख की बुनियाद पे किसी जगह पर फिक्स कर दिए जाते हैं। लेकिन जब हम कैजुअल लेबर्स के घरों की तरफ देखते हैं, इनके हाल को देखते हैं, इनकी जिंदगियों को देखते हैं, तो सही मानों में काबिल तरस सिचुएशन जो है इनके घरानों की है। किस तरीके से ये एहतजाज करते हैं आपको थोड़ी सी कुछ जल के दिखाते हैं। इंटरनेशनल मेडल ले लो। यहाँ पे इसीलिए आए हैं तो क्योंकि हम अपना एक प्रोटेस्ट यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहते हैं। इन 2019 हम रहबरी खेल से इन 2019 एक स्कीम बनी थी रहबरी खेल फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम हायर हुए थे। अराउंड 3000 पोस्ट निकले थे। उस समय हमें ये बोला गया था कि आपको एक 7 साल का प्रोविजन है। अब आप हमें उस फील्ड में नौकरी दोगे जिसकी हमने एक डिग्री की है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती, आपको करनी पड़ेगी वो। बट उसके बाद जब हमें सैलरी आती है, वो एक छोटा सा अमाउंट जिस पे हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि इफ़ यू वांट टू बाय अ केजी ऑफ पोटैटो दीज डेज इट कॉस्ट यू अराउंड 60 रुपीज़ एंड देन आप इसको 30 डेज से काउंट कीजिए, 1800 बनता है। और उसके बाद एक बेसिक कमोडिटी है दूध, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, 45 रुपये वो भी केजी आती है आजकल। तो आप उसके बाद सोचिए आप 3000 में घर कैसे चलाओगे, अपने बच्चों को आप कैसे कौन सी तालीम दे पाओगे। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट से जो भी हमारी कंसर्न अथॉरिटी अभी है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप इस डिसीजन को रिकन्सिडर कीजिए और हमें रेगुलराइज कीजिए। जैसे आपने SRO 202 किया, वो अराउंड 30,000 एम्प्लॉय थे एंड वी आर लेस देन 3,000। आप हमारा नहीं कर पा रहे हो, क्यों? ऐसा क्या है, कौन सी वजह है? ये है कि मैनेजमेंट ने, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने खुद अपना तनख्वाह ले लिया और अपने साथ 24 बंदों को तनख्वाह दे दिया, जबकि 220 मुलाजिम थे यहाँ। 220 मुलाजिमों को इग्नोर किया, 200 को, और 24 बंदे कुल थे और खुद उसमें शामिल था। उसने खुद और 24 बंदे लेकर तनख्वाह ले लिया। जो मुलाजिम 14 महीनों से 12 महीने से 8 महीने से उसको इग्नोर किया। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है हमारे लिए। वो खुद ले, जो उनके ड्राइवर है, कंसल्टेटेड ड्राइवर है, वो 10,000 तनख्वाह ले रहा है। सुबह जाता है 9 बजे, शाम 10 बजे घर आता है। उस ड्राइवर को भी तनख्वाह नहीं दे दिया, उसको भी 9 महीने अभी बकाया थे। उसको कहता है इसकी जो नौकरी है वो परमानेंट नौकरी नहीं है और मैं उसको तनख्वाह नहीं दे रहा हूं। अगर उसकी नहीं है, वो तेल का वोचर कैसे डाल देता है उसको? अगर नहीं है वो, तो गाड़ी क्यों चलाता है वो? अगर गाड़ी चलाने टाइम पर वो मुलाजिम है, तेल इस्तेमाल करने में वो मुलाजिम है, लॉग बुक लिखने में वो मुलाजिम है।
नाज़रीन, उम्मीद करते हैं इतना सारा कुछ दिखाने के बाद सरकार हमदर्दी के तौर पर और इंसानी बुनियाद पर, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नामसाइद हालात रहे और कई एक घराने जो थे वो बिल्कुल बेरोजगार होकर के रह गए, कई लोग थे जो न सिर्फ सरकार के अंदर सरकार की मशीनरी को चलाने के लिए दिन रात मेहनत से काम करते रहे, ऑनलाइन हो गए। तकरीबन 60 से 70 हजार ऐसे के जो मुलाजमीन हैं, इनके लिए इंसानी बुनियाद पे सरकार कोई फैसला लेगी और उम्मीद करते हैं कि उनके घर भी आबाद हो जाएंगे। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत, अगर खुदा ने चाहा कल होगी फिर मुलाकात। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ नासिर।